क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो आप? आपके सोशियोलॉजी के बुक 2 में हमने तो बड़ी स्पीड से स्टार्ट कर दिया है। नंबर 1 चैप्टर हो गया है, नंबर 2 और नंबर 3 इनको जरूर देख लेना। आज बारी है नंबर 4 चैप्टर की। ये चैप्टर ना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है और आज हम देखेंगे पहली वीडियो जिसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अब आप बोलोगे, आप तो कहने वाले थे वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ गया? इसलिए कि पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ना कि सोशियोलॉजी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो यूरोप में जो आधुनिक युग की शुरुआत, जिसे हम 16th सेंचुरी मानते हैं, उस वक्त देखा गया कि समाज में बड़े सारे बदलाव आ रहे हैं और तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। तो उस वक्त के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 फैक्टर्स ढूंढे, ये देखो 1, 2 एंड 3। तो आज हम देखेंगे पहले फैक्टर को। यूरोप का जो मध्य युग था, दैट इज़ 16th सेंचुरी से पहले, इसको लोग अंधकार युग मानते थे, डार्क एजेस कहते थे। और उस युग में लोग कुछ ऐसे रहते थे। इन पॉइंट्स को देखो अच्छी तरीके से। अब आप सोचोगे क्यों रहते थे, इसको वो चैलेंज क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इसीलिए तो इसको डार्क एज कहा गया है, और क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो इसे अपना किस्मत मानते थे। कॉमन मैन थॉट दैट दिस वाज हिज डेस्टिनी। और इस आलोक विहीन सोच जो है, अनएनलाइटेंड अप्रोच जो है, इसका ऊपर के तबके के लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया और इनका शोषण किया। फिर आया एनलाइटनमेंट का ज़माना, एनलाइटनमेंट का युग, और उसमें बहुत सारी साइंटिफिक चेंजेस हो रही थी। पूरी पृथ्वी को समझने की दृष्टि बदल गई। देखो कितनी सारी नई नई चीज़ें आई जिससे लोगों को लगा कि हम गलत तरीके से पृथ्वी को सोचते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग सोचते थे जो पृथ्वी बीच में है और सूरज उसकी परिक्रमा करती है। देख रहे हो इसको? पर ये नहीं है ना, क्योंकि प्रूव हो गया, साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि सूरज बीच में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो पूरा जो पहले का सोच था वो तो टूट ही गया। बिल्कुल इसी तरह आधुनिक युग की शुरुआत हुई नए नए सोच के साथ। तो मानव इस सिचुएशन में, ये जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई, इसमें मानव गुण, जो कितने मानव गुण हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया रैशनल थॉट या विवेक को। मध्य युग में क्या था? अंधविश्वास, जो बताया गया उसी को समझो। पर आधुनिक युग में क्या था कि ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, और ये सब फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होने लगा। तो समाज की रूपरेखा भी बदल रही थी और लोगों को लगने लगा कि इसको भी तो एनालाइज करना ज़रूरी है, इसको भी तो स्टडी करना ज़रूरी है। मानव समाज किसने बनाया है? मनुष्य ने ही बनाया है, तो इसका एक रैशनल एनालिसिस ज़रूरत है। और जितना बढ़िया हम विश्लेषण करेंगे, एक समाज दूसरे समाज को बेटर से बेटर समझ पाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचते हो तो आप बोलोगे ये क्या, ये कैसे लोग रहते हैं, और वो लोग आपको देख के भी इक्वली हक्का बक्का हो रहे हैं। विश्लेषण से ही एक समाज दूसरे समाज को समझ सकते हैं। सोसाइटी इज़ एमिनेबल टू रैशनल एनालिसिस, तभी तो ये कॉम्प्रिहेंड हम कर सकेंगे। तो जो लोग विवेकपूर्ण ढंग से एनालिसिस नहीं करते, उनको आदि मानव या बर्बर मानव, सैवेजेस या प्रिमिटिव ह्यूमन कहा गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिमिटिव टाइम में थे, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आया उसको तभी विश्वास कर लेते हैं, सोचते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे, वो किस ज़माने में है? आप सोच के बताओ। एनालिसिस ना हो तो ऐसा ही होगा ना। समझ गए इस बात को आप? ज्ञानोदय वाला बात समझ गए आप? अब बिल्कुल यही चीज़ आई पॉलिटिक्स में। पहले जो था समाज था, उसमें 4 तबके हुआ करते थे। सबसे नीचे था गरीब इंसान, किसान वगैरह, और ऊपर के जो 3 तबके थे, इनके पास ज़मींदारी थी, ज़मीन थी, और यही लोग पॉलिटिक्स करते थे। किसान काम करते थे खेतों में, और उनका आपने तो पहले ही देखा, गरीब बहुत गरीब थे और उनका शोषण होता था। तो राजनीतिक जो संप्रभुता है, फ्रांसीसी क्रांति ने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिखाया कि पॉलिटिक्स किसी एक के हाथ में नहीं है। पूरी देश में जितनी जनता है, सब लोग पॉलिटिक्स में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ देखा गया कि लोग घरों से निकल के आए और उन्होंने अपना हक छीना। तो व्यक्ति का जो शोषणकारी धार्मिक और जमींदारी शोषण समय था, उससे, उस चंगुल से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को मुक्ति दे दी। और उस वक्त निकला मानव अधिकार का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें बताया गया हर मानव के पास सेम राइट्स हैं, सभी इक्वल हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? चेंज हो गया ना सोचने का तरीका। और ये भी बताया गया कि सरकार में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, लोग ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसके वजह से जब कॉमन मैन आने लगे पॉलिटिक्स में, तब देखा गया
कि बहुत सारी मान्यताएं को चेंज करनी पड़ी। जो सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्र थे इनमें चेंजेस आने लगी। फॉर एग्जांपल, मिडिल एजेस में क्या था, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो घर में थी। घर में जितना लोग पढ़ सकते थे या नहीं पढ़ सकते थे उस पर उतना ही पढ़ाई लिखाई इनकी होती थी। पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ये क्षेत्र, जो शिक्षा का क्षेत्र था, ये गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो वहाँ प्रॉपर स्कूल बने, प्रॉपर टीचर्स आए उस स्कूल में, एग्जामिनेशंस होने लगी, लोगों को डिग्री डिप्लोमा मिलने लगा। इससे आप क्या देखते हैं कि जो मध्य युग में शिक्षा घर में था वो निकल के स्कूल में आ गया, एक सार्वजनिक व्यवस्था में आ गया। तो हमने देखा कि शिक्षा तो बन गया सार्वजनिक या स्टेट सब्जेक्ट या पब्लिक डोमेन में, और रिलीजन और फैमिली जो था वो परिवार के क्षेत्र में ही लिमिटेड रहा। आप समझ रहे हो ना इसकी बात? ठीक है, तब हम आगे बढ़े तीसरे फैक्टर को देखने के लिए, जो था अधिक उत्पादन, और ये हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। तो उद्योग में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा। नए नए मशीन बने, ऊर्जा के नए नए साधन बने, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन होने लगा, और उस माल के लिए, कच्चा माल के लिए सारे विश्व भर में वो घूमने लगे, विश्व भर से माल सोर्स करने लगे, अपनी फैक्ट्रीज़ में सामान बनाते और फिर विश्व भर में उसको बेचने लगे। तो माल बनाने का, बेचने का तरीका ही बदल गया, और फैक्ट्रीज़ में ज़रूरत थी मज़दूरों की, ये भी आ गए। गांव से आकर लोग शहरी बस्तियों में रहने लगे, तो उनका जो जीवन शैली था उसमें भी पूरा बदल आ गया, एक समाज पूरा बदल गया। तो ग्रामीण समाज से आकर लोग शहरी समाज को अपनाने लगे। तो इसको आप समझ गए ना, क्या कैसे बदलाव आए, क्यों बदलाव आए और कितना इम्पोर्टेंट था। तो इन तीन चीज़ों को एक बार फिर से देख लो। तो मानव जब विश्व को पूरे अलग तरीके से देखने लगे तो उन्होंने बदलते समाज को भी समझने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इस जो परिप्रेक्ष्य है इसमें सोशियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। न तो ये जो हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, इसको कहाँ रखा जाए। और इसमें बड़े जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स, एमिल डुर्कहाइम और मैक्स वेबर, और भी बहुत सारे थे, पर हम इस चैप्टर में 3 को देखेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। आज के वीडियो का सारांश देखो। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आंसर लिखोगे बड़े सारे एग्जाम्पल्स के साथ लिखना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।